हेलो बच्चों, फिजिक्स में एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हम कर रहे थे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 5 क्लास 11 के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आता है 5.14। इस क्वेश्चन में आपको दिया है गिवन फिगर दे रखा है, एक्स और टी के बीच में ग्राफ दे रखा है। इस ग्राफ में आपको शो कर रखा है पोजिशन टाइम ग्राफ है। पार्टिकल मास कितना है, 4 kg के पार्टिकल का है। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द पार्टिकल फॉर टी लेस देन 0, 0 से पहले, 0 टाइम से पहले। ठीक है, और t ग्रेटर देन 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स के बाद, और 0 to 4 सेकेंड। पूरे ड्यूरेशन में आपसे पूछा है व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। सेकेंड पूछा है इम्पल्स एट t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। इम्पल्स की वैल्यू भी आपको कैलकुलेट करने को बोला है, और ये बोला है कि ये मोशन कौन सा है, 1D मोशन है। ठीक है, तो ग्राफ का सबसे पहले ग्राफ से जो कंक्लूजन मिल रहा है, ग्राफ से जो हमें ऑब्जर्वेशन है वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है, ये ग्राफ दे रखा है पोजीशन का, पोजीशन टाइम ग्राफ बोला है, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ है। तो 0 सेकंड्स पर क्या पोजीशन है, 0 है। ठीक है, 4 सेकंड्स तक चलते चलते उसकी पोजीशन चेंज हो गया, कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। 3 मीटर पर पहुंच जाता है आफ्टर 4 सेकंड्स, और 4 सेकंड्स के बाद वो 3 मीटर पे स्टेशनरी है, रेस्ट में है, रुक गया, वो रेस्ट में आ गया। ठीक है, तो 0 सेकंड पे वो 0 पर था, और 0 सेकंड से पहले भी वो रेस्ट में था। 0 से पहले, 0 के बाद वो चलने लगता है, 4 सेकंड से चलता है, और 4 सेकंड के बाद भी वो रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, अब उसका जो मोशन है, मोशन कौन सा बोला है, 1D मोशन। तो 1D मोशन अगर कंसिडर करें तो इट प्लेसेस बिटवीन 0 to 4 सेकेंड्स। तो 0 से 4 सेकेंड्स के लिए वो 1D मोशन करता है, स्ट्रेट लाइन मोशन करता है। तो इस ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, पहले वो देखते हैं। ग्राफ है x और t के बीच में ग्राफ, तो xt ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट गिव्स वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपको मिलेगी, वेलोसिटी v विच इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ xt ग्राफ, बिकॉज v इक्वल्स टू dx/dt होता है, मतलब स्लोप होता है। और स्लोप आपको पता है, स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। तो अगर यहाँ पे ट्राइंगल जो बन रहा है, इस ट्राइंगल का हम tan थीटा निकालें, अगर ये थीटा है तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया 3, बेस हो गया 4। सो 0 to 4 सेकेंड्स, 0 to 4 सेकेंड्स वेलोसिटी क्या है, 3/4 मीटर पर सेकेंड, विच इज कांस्टेंट। वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, सो v 0 to 4 सेकेंड्स के लिए आपका v एक्ट हो रहा है, v, और वो v कितना है, 3/4 सेकेंड्स, 3/4 मीटर पर सेकेंड, विच इज कांस्टेंट। राइट, तो हम डिस्कस करें। देखो, ग्राफ से हमें पता लगा कि ग्राफ से एक तो वेलोसिटी का पता लगा, वेलोसिटी कितनी है, 3/4 मीटर पर सेकेंड फॉर ड्यूरेशन 0 to 4 सेकेंड्स। 0 सेकेंड से पहले वेलोसिटी क्या है वो भी लिख लेते हैं। देखो, इफ t इज लेस देन 0, 0 से पहले उसकी पोजीशन 0 पर थी, वो रेस्ट में था, तो वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। और t 4 सेकेंड के बाद की बात करें, आफ्टर 4 सेकेंड्स वो पार्टिकल 3 मीटर पे आके रुक गया, तो रेस्ट में, तो अगेन वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, सो आप देखो, सबसे पहले केस में आपसे पूछा है फर्स्ट पार्ट में, फोर्स ऑन द पार्टिकल फॉर t लेस देन 0, ग्रेटर देन 4 एंड 0 to 4। फोर्स F इक्वल्स टू होता है, आपको पता है F इक्वल्स टू होता है ma। फोर्स के लिए पूछा है तो F इक्वल्स टू क्या होता है, ma। और एक्सेलरेशन आता है चेंज इन वेलोसिटी, a इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है डेल्टा v/डेल्टा t। ठीक है, अब हम इस टाइम की बात करें 0 to 4 सेकेंड्स, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, डेल्टा v 0 होगा। 0 सेकेंड से पहले भी v 0 है, तो डेल्टा v आपका 0 है, तो चेंज की तो बात ही नहीं करेंगे, चेंज हो ही नहीं रहा वेलोसिटी में। 0 सेकेंड पे कोई चेंज नहीं है, आफ्टर 4 सेकेंड्स वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। तो इन तीनों केसेस में आप देखो, 0 to 4 हो, चाहे t लेस देन 0, चाहे t ग्रेटर देन 4 हो, डेल्टा v इज इक्वल्स टू 0। सो एक्सेलेरेशन क्या होगा, 0। तो फोर्स इक्वल्स टू ma होता है, तो a अगर 0 है तो फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में फोर्स पूछा था, 3 केसेस में 3 अलग अलग जगह पर, तीनों टाइम फोर्स क्या मिलेगा, 0 फोर्स एक्ट होता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में पूछा है इम्पल्स एट t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। अब आपसे इम्पल्स की कैलकुलेशन करने को बोला है 0 सेकेंड पर और 4 सेकेंड पर। अब आप बताएं इम्पल्स कैसे कैलकुलेट होगा। इम्पल्स के लिए हम क्या करेंगे, इम्पल्स कैसे आता है, I इक्वल्स टू, इम्पल्स होता है, वैसे इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, फिर दूसरा फॉर्मूला इम्पल्स का, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के अकॉर्डिंग mv माइनस u, मतलब चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा p होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है।
तो मतलब इम्पल्स पूछा मीन्स चेंज इन मोमेंटम पूछा है, ठीक है। सो फर्स्ट इम्पल्स के लिए जो बोला है आपको बी में फर्स्ट पार्ट, इम्पल्स निकालना है एट टी इक्वल्स टू 0, टी इक्वल्स टू 0 पर इम्पल्स निकालना है। तो इम्पल्स निकालना है मतलब आई इक्वल्स टू डेल्टा पी, डेल्टा पी मतलब एम वी माइनस यू, ठीक है, एम वी माइनस यू। तो 0 सेकेंड से पहले स्पीड क्या थी, 0 सेकेंड से पहले स्पीड थी 0 और फाइनल स्पीड क्या हो गई 3/4। मास आपको दे रखा है 4 kg, पार्टिकल का मास क्या है 4 kg। 0 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड क्या हो गई 3/4। आपने पढ़ा 0 to 4 सेकेंड के लिए स्पीड क्या है 3/4 और इनिशियल स्पीड क्या थी 0। तो यहाँ पर इम्पल्स की वैल्यू आ गई, 4 से 4 कैंसिल होगा 3। इम्पल्स का जो यूनिट होता है वो मोमेंटम के इक्वल होता है, तो 3 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट पूछा है अगेन कैलकुलेट इम्पल्स एट टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स। तो 4 सेकेंड पर इम्पल्स कैलकुलेट करें, 4 सेकेंड पर, तो 4 सेकेंड पर इम्पल्स कैलकुलेट करें, इसका मतलब आई निकालना है वही एम वी माइनस यू, ठीक है। तो m हो गया 4, 4 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और 4 सेकेंड के पहले वेलोसिटी ये थी 3/4, सो ये आ गया -3/4। आंसर अब आएगा -3 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 0 और 4 सेकेंड पे एग्जैक्टली पूछा था, 0 और 4 सेकेंड्स पे। 0 सेकेंड से पहले स्पीड 0 थी, मगर 0 सेकेंड के जस्ट बाद देखो आप स्पीड क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, स्पीड आ गई 3/4। आपको पता है वेलोसिटी 0 से थोड़ा सा टाइम आगे वेलोसिटी ये मेंटेन रहती है, 4 सेकेंड्स तक ये मेंटेन रहती है। 4 सेकेंड से पहले 4 सेकेंड पे स्पीड क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, यहाँ पे स्पीड 0 हो जाती है 4 सेकेंड्स पर। तो 4 सेकेंड से पहले स्पीड क्या होगी 3/4। तो इस तरह से हमने इम्पल्स कैलकुलेट किया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन 5.14। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसमें आगे। अगला, 2 bodies of mass 10 kg and 20 kg respectively kept on smooth horizontal surface are tied to the ends of light string. So 10 kg और 20 kg, ये 10 kg है, ये 20 kg है, ठीक। 10 kg and 20 kg tied with the string. A horizontal force F is applied to first A, second B along the direction of string. What is the tension in the string in each case? तो 2 bodies हम ले लें A और B, A ये ले लेते हैं, B ये ले लेते हैं, ठीक है, along the direction of string. So दोनों पर फोर्स लगाना है, कितने न्यूटन का 600 न्यूटन का। अब सपोज करें पहले लगाया 600 न्यूटन का आपने लगाया A पर फर्स्ट केस में, तो 600 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, राइट। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा है आपसे। तो अगर मैं 600 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, पुल में कर रहा हूं, कितना मास है टोटल मास, तो हम सबसे पहले एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलेरेशन आता है फोर्स जो आपने लगाया अपॉन टोटल मास है 10 + 20 kg, राइट। तो एक्सेलेरेशन कितना यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, फोर्स आपने लगाया 600 न्यूटन का, टोटल मास हो गया 30, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 60/3 ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। 600 न्यूटन से पुल करेंगे, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा, राइट। दोनों के दोनों ए एक्सेलेरेशन से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स फोर्स जब पुल कर रहा है उधर मूव करेंगे। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग जो आएगा वो यहाँ पर आएगी टेंशन, ये है टी, ये है टी, ठीक है। टेंशन स्ट्रिंग में होती है जब स्ट्रिंग स्ट्रेच होती है, और टेंशन की डायरेक्शन होती है ऑलवेज अवे फ्रॉम टाइड एंड। यहाँ से टाइड किया है स्ट्रिंग को तो यहाँ से दूर की तरफ, यहाँ से टाइड किया तो यहाँ से दूर की तरफ, ये टेंशन की डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब हमें ये टी निकालनी है फर्स्ट केस में, मैं इसको फर्स्ट केस कंसिडर करता हूँ, ये फर्स्ट केस है, टी निकालना है। अब 600 पुल कर रहा है दोनों को, और टी पुल करेगा ओनली 20 kg को, क्योंकि टेंशन यहाँ स्ट्रिंग में डेवलप होगी, तो स्ट्रिंग के पीछे क्या मास बंधा हुआ है, मास अटैच्ड है, वो है 20 kg। सो अगर मैं 20 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ये 20 kg है, टेंशन इन द स्ट्रिंग यहाँ पर टी है, और इस टेंशन का, स्ट्रिंग की टेंशन का काम है 20 kg को ए एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस कराना, ठीक है। तो हम देखें इसकी इक्वेशन जो बनेगी, ये फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना दिया, इसको फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया, और टी
इक्वल्स टू एम ए, फोर्स की इक्वेशन लगाई, एफ इक्वल्स टू एम ए होता है, तो टी इसको पुल कर रहा है, टी इक्वल्स टू एम ए, टी हमें निकालना था, मास है 20 kg और एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ वो है 20, राइट। सो टेंशन आ गया हमारे पास 400 न्यूटन इन फर्स्ट केस, 400 न्यूटन का टेंशन है इन फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में फोर्स ए पर लगाया, 10 kg वाले पे लगाया, 20 पे नहीं लगाया, ठीक है। अब मैं सेकंड केस डिस्कस करूं उसके अंदर, तो सेकंड केस में हम क्या करेंगे, अगेन देखो ये 10 kg, ये ए है ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रिंग और ये 20 kg, ये है बी आपका। अब फोर्स लगाना है सेकंड केस में बी पर फोर्स लगा दें इन द टेंशन की जो स्ट्रिंग है 600 न्यूटन का फोर्स लगाया बी पर मोशन की डायरेक्शन में, तो उधर मूवमेंट होगा इसका, उधर फोर्स लगाएंगे तो उधर मूवमेंट होगा, ठीक है। तो अगेन 600 न्यूटन का फोर्स है, एक्सेलेरेशन दोनों को पुल करना है उसको, तो ए तो वापस से सेम आएगा, 600 न्यूटन किस किस को पुल कर रहा है, कंप्लीट मास कितना है, टोटल मास 10 + 20, तो एक्सेलेरेशन अगेन कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं टेंशन की, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टाइड एंड ये रहा टाइड एंड, ये अवे डायरेक्शन, टेंशन की डायरेक्शन होती है ऑलवेज अवे फ्रॉम टाइड एंड। अब आप सोचो 600 न्यूटन पुल कर रहा है 20 को 10 को, स्ट्रिंग स्ट्रेच होगी, स्ट्रिंग की जो टेंशन होगी इसका काम है किसको पुल करना, स्ट्रिंग के पीछे कितना मास अटैच्ड है वो है 10 kg ओनली। तो हम इसको फ्री बॉडी डायग्राम बना के भी समझ सकते हैं, 10 kg मास हो गया, टेंशन हो गई T और एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है एक्सेलेरेशन A जिसकी वैल्यू है 20, राइट। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, तो उसकी फोर्स इक्वेशन हम लिख सकते हैं, T इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ma, मास कितना है 10, A कितना है 20, अब के बार फोर्स आएगा या आपके बार टेंशन आएगा स्ट्रिंग में 200 न्यूटन, ठीक है। तो अगर मैं फोर्स इधर लगाता हूँ, A पर लगाता हूँ इस तरफ, तो टेंशन आएगी 400 न्यूटन, अगर मैं फोर्स 600 न्यूटन B पर लगाता हूँ उस तरफ, तो टेंशन आएगी 200 न्यूटन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था इसका। नाउ नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, two masses 8 kg and 12 kg are connected at the two ends of light inextensible string that goes over a frictionless pulley। मतलब पुली वाला क्वेश्चन हो गया है, पुली का जो क्वेश्चन होता है इसमें पुली हम ड्रॉ कर सकते हैं, देखो इस तरह से पुली दे रखी है आपको, राइट, और एक स्ट्रिंग इसके ऊपर इस तरह से बंधी हुई है, मास कितना दिया 2 मासेस, तो इधर हम ले लेते हैं 8 kg और यहाँ ले लेते हैं 12 kg, 8 kg एंड 12 kg। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मासेस एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द मासेस आर रिलीज्ड। पहले इनको होल्ड किया हुआ है, जैसे हम इसको रिलीज करेंगे तो रिलीज करते आपको पता है इसका मूवमेंट किधर होगा, 12 kg इधर है, 8 kg इधर है, ज़्यादा वेट इधर होगा तो मूवमेंट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, 12 kg डाउन जाएगा, 8 kg अप जाएगा, दोनों का एक्सेलरेशन A सपोज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और स्ट्रिंग में टेंशन क्या सपोज कर लूँ, स्ट्रिंग में टेंशन सपोज कर लेते हैं T। डायरेक्शन ऑफ द टेंशन आपको पता है, डायरेक्शन ऑफ द टेंशन होती है अवे फ्रॉम टाइड एंड, तो ये अवे फ्रॉम टाइड एंड है, ये टेंशन T, ये टेंशन T, ये टेंशन T है और ये भी टेंशन T है, ठीक है। तो ये डायग्राम है पुली का, 8 kg और 12 kg अटैच्ड मासेस हैं जिनको रिलीज करोगे तो मूवमेंट आएगा, A एक्सेलरेशन आएगा वो भी आपको निकालना है, स्ट्रिंग में टेंशन आएगी वो भी आपको निकालनी है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे सबसे पहले वो देख लेते हैं। एक्सेलरेशन आएगा दोनों ब्लॉक्स का, मतलब सिस्टम का, एक्सेलरेशन हमें निकालना है सिस्टम का, सिस्टम मतलब देयर आर 2 ब्लॉक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ द ब्लॉक्स को हम सिस्टम बोलते हैं। सो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या होगा, यहाँ पर बोलते हैं नेट फोर्स जो पुल कर रहा है, पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स एंड टोटल मास हैज टू बी पुल्ड, जो मास यहाँ पे पुल हो रहा है, टोटल मास हैज टू बी पुल्ड, ठीक है। जो मास पुल होगा उसी को लिखना है यहाँ पर, और नेट पुलिंग फोर्स लिखना है, पुल करने वाला नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना है। तो नेट पुलिंग फोर्स की बात करें तो इधर इसका वेट आएगा 12g, मतलब 12g लिख सकते हैं, 120 भी लिख सकते हैं। इधर इसका वेट आएगा 8g, 80 भी लिख सकते हो, 8g भी लिख सकते हो, ठीक है।
अब 12G है पुली के राइट में और 8G है पुली के लेफ्ट में। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। अगर 12 इधर लग रहा है तो 8 उसके अगेंस्ट लग रहा है, अपोज कर रहा है उसका। तो 8 इधर लग रहा है तो 12G इधर अपोज कर रहा है। तो ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में कंसिडर होते हैं। ठीक है, आप कह सकते हो पुली की एक डायरेक्शन, पुली के लेफ्ट साइड का फोर्स और पुली के राइट साइड का फोर्स, दोनों फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। राइट, सो अपोजिट डायरेक्शन में हुए तो आप नेट पुलिंग फोर्स निकालोगे, क्या आएगा? नेट पुलिंग फोर्स निकालोगे, आएगा 12G राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड का माइनस कर देंगे 8G, एंड टोटल मास कितना है? 12 + 8। टोटल मास हैज टू बी पुल्ड 12 + 8। 12G - 8G कितना हुआ? ये हो गया 4G, और टोटल मास कितना है? 20। तो एक्सेलरेशन जो आएगा G की टर्म्स में हम लिखेंगे G/5। 4 से कैंसिल कर देंगे 20, तो G/5। इन टर्म्स ऑफ G, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स इज G/5, और G की वैल्यू अगर मैं 10 लेता हूं तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर/सेकंड²। क्लियर? तो G/5 और 2 दोनों आंसर हो सकते हैं इसके एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम के। अब आपसे पूछा एक्सेलरेशन के बाद क्या पूछा है? टेंशन। टेंशन भी निकाल सकते हैं। टेंशन चाहे 12 kg के हिसाब से निकालें डायग्राम बनाकर, चाहे 8 kg के हिसाब से निकालें, टेंशन आप इजीली निकाल सकते हो। दोनों में से किसी का भी फ्री बॉडी डायग्राम हम बना सकते हैं। तो जैसे मैं 8 kg का बनाऊं डायग्राम, अगर तो 8 kg अटैच है, टेंशन की डायरेक्शन यही है, अवे फ्रॉम टाइड एंड, और इसका वेट नीचे लगेगा 8G। एक्सेलरेशन आपको पता है 8G तो ऊपर जाएगा, ए आपको पता है कितना आया? ए आया G/5। ठीक है, और 12 kg का डायग्राम बनाएं बच्चे, अगर 12 kg का बनाते हैं तो 12 kg का भी बना सकते हो। आपको दोनों में से एक डायग्राम बनाना है, एक से निकल जाएगा। मैं आपको दोनों डायग्राम्स ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। इधर है 12G वेट, टेंशन हो गया T, बट ये मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में A। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, 8 kg मास जो है ब्लॉक, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है T, और नीचे की तरफ ले जाने के लिए 8G लग रहा है। टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ, 8G लग रहा है नीचे की तरफ। आपको पता है 8 kg ब्लॉक जाएगा तो ऊपर ही। तो आप दोनों में से बताओ कौन सा फोर्स बड़ा होगा? विच फोर्स इज ग्रेटर, T और 8G? T ऊपर लग रहा है, 8G नीचे लग रहा है, तो ब्लॉक तो ऊपर ही जा रहा है। तो विच फोर्स इज ग्रेटर? वो है T। तो नेट फोर्स हम लिखेंगे T - 8G इक्वल्स टू मास हो गया 8, एक्सेलरेशन है A। तो यहाँ से T निकालें तो T की वैल्यू आ जाएगी 8G + 8A। ठीक है, तो 8G + 8 है तो ये 8G हो गया। A की वैल्यू आपको पता है कितनी है? G/5, तो ये 8G/5। अब आप एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम कितना आएगा? 5, तो ये हो गया 48G/5। ठीक है, G/5 को अगर मैं 2 लिखूं तो टेंशन आ जाती है यहाँ पर 96 न्यूटन। क्लियर? तो फर्स्ट डायग्राम से निकालें तो भी हम निकाल सकते हैं, और सेकंड डायग्राम अगर बनाते हो, उस डायग्राम को भी बनाते हो तो उससे भी निकाल सकते हैं। अब आप मुझे बताओ, 12 kg का वेट है, 12G नीचे है, टेंशन लग रही है ऊपर, तो ब्लॉक तो जा कर रहा है डाउनवर्ड्स। तो डाउनवर्ड्स कौन सा फोर्स पुल कर रहा है? 12G वेट इसका, और टेंशन इसको होल्ड किए हुए ऊपर की तरफ ले जाना चाहती है। तो T और 12G में से बड़ा फोर्स, ग्रेटर फोर्स कौन सा होगा? 12G। तो नेट फोर्स यहाँ पे लिखेंगे तो हम लिखेंगे 12G - T इक्वल्स टू 12A। ध्यान से देखना, इसमें लिखा था हमने T - 8G, T बड़ा है 8G से, और यहाँ पर 12G - T इक्वल्स टू 12A। तो यहाँ से आप देखो T की वैल्यू निकालनी है, तो T इक्वल्स टू हो जाएगा, T को उधर ले जाएं तो 12G - 12A। ठीक है, तो T इक्वल्स टू आ गया 12G - 12A, 12 कॉमन ले लेता हूँ, तो G - A की वैल्यू कितनी है? G/5। अब G/5 एलसीएम क्या लूँगा? 5, तो ये 5G - G क्या हो जाएगा? 5G - G हो जाएगा 4G/5। ठीक है, अगेन चाहे यहाँ से निकालोगे तो भी टेंशन क्या आएगी? 96 न्यूटन। राइट, तो ये एक पुली पर बेस्ड न्यूमेरिकल है, फोर्स का, लॉज ऑफ मोशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो, पुली के बाद अगला क्वेश्चन चलें 17 में। अ न्यूक्लियस इज एट रेस्ट in the laboratory frame of the reference. Show that if it disintegrate into 2 smaller nuclei,
द प्रोडक्ट मस्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। ये आपको शो करना है। अब जहाँ पर ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यहाँ पे फ्रेगमेंट्स होते हैं, ब्रेक होता है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएं तो एक न्यूक्लियस ये है, बड़ा न्यूक्लियस ये था, ये रेस्ट में है। ठीक है, न्यूक्लियस का टोटल मास मैं सपोज कर लेता हूँ, इसकी स्पीड जो है वो रेस्ट में है तो 0 है, तो इसका मोमेंटम P1 या इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस रेस्ट में था, वेलोसिटी 0 है, दैट्स वाई मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। अब ये न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला 2 स्मॉल न्यूक्लियर में डिवाइड होगा, एक का मास है m1, एक का मास है m2, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, m1 की वेलोसिटी है v1 और m2 की वेलोसिटी है v2, राइट। सो हम अगर फाइनल मोमेंटम लिखें P2 इज फाइनल मोमेंटम, तो ये आएगा m1 v1 प्लस m2 v2, ये फाइनल मोमेंटम है। जब ये न्यूक्लियस 2 फ्रेगमेंट्स में या 2 प्रोडक्ट्स में या 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 स्मॉलर न्यूक्लियस में डिवाइड होता है, दोनों की स्पीड मैंने सपोज कर ली v1 v2, मैंने लिख दिया। तो ये क्या मोमेंटम आया, फाइनल, और इनिशियल मोमेंटम क्या था, 0। ये फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, अब आपको पता है ऐसे न्यूक्लियस अपने आप ब्रेक हुआ है, ये अपने आप डिसइंटीग्रेट होता है 2 पार्ट्स में। ठीक है, सो सेल्फ डिसइंटीग्रेट होगा, इंटरनल फोर्स से डिसइंटीग्रेट होगा, तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर एब्सेंट है, 0 है। If external force on the system is 0, then momentum of the system remains conserved. That means हम लगा सकते हैं conservation of linear momentum. That means initial momentum equals to final momentum. तो initial momentum is 0, final momentum is m1 v1 plus m2 v2, right? So ये plus m2 v2 है, इसको मैं इधर ले आता हूं तो माइनस m2 v2 इक्वल्स टू m1 v1। इन वेक्टर फॉर्म देखें तो वेक्टर फॉर्म अगर देखें तो माइनस v2 की डायरेक्शन आप देखो माइनस v2 है और इक्वल्स टू v1। दैट मीन्स फर्स्ट पार्टिकल या फर्स्ट न्यूक्लियस जिस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, तो वो डायरेक्शन सेकेंड न्यूक्लियस के डायरेक्शन के अपोजिट होगी। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पर मास हम और डिवाइड कर दें, यहाँ पर v2 अपॉन m1 लिख देता हूँ, v1 अपॉन m2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर v1 अपॉन m2। तो आप देखो v1 की जो डायरेक्शन होगी और जो v2 की डायरेक्शन होगी, ये दोनों डायरेक्शंस एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हमें ये शो करना था कि दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। तो v1 की डायरेक्शन एंड v2 की डायरेक्शन में आपको दिख रहा है माइनस साइन है, इट शोज दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 billiard balls each of mass 0.05 kg moving in opposite direction with speed 6 meter per second collide and rebound with the same speed. What is the impulse imparted to each ball due to other? तो यहाँ पर आप देखो सिंपली 2 balls है, ये आ रही है 6 की स्पीड से, फर्स्ट बॉल, सेकेंड बॉल ये है, ये भी इधर आ रही है 6 की स्पीड से। दोनों के बीच में कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद फर्स्ट बॉल रिबाउंड होकर इधर आएगी, सेकेंड बॉल भी रिबाउंड होकर उधर जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट बॉल टकरा के वापस आती है, तो फर्स्ट बॉल ये आ गई और इसकी सेम स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड। पहले भी गई थी कितने से, 6 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो फर्स्ट बॉल को सेकेंड बॉल के टकराने से इम्पल्स मिलता है, उस इम्पल्स की कैलकुलेशन हमें करनी है। इम्पल्स इक्वल्स टू, आपको पता है दैट इज चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू mv इज फाइनल मोमेंटम एंड mu इज इनिशियल मोमेंटम। m मैं कॉमन ले लेता हूं तो मैं लिख सकता हूं mv माइनस u, राइट। सो इम्पल्स कैलकुलेट करना हो तो आप mv माइनस u लिख सकते हैं। सो बॉल की, फर्स्ट बॉल की हम बात करें, किसी भी बॉल की बात करें, दोनों में से एक को सॉल्व कर सकते हो आप। फर्स्ट बॉल की इनिशियल स्पीड क्या है, फर्स्ट बॉल की इनिशियल स्पीड है +6, तो सेकेंड बॉल की इनिशियल स्पीड फर्स्ट बॉल की फाइनल स्पीड क्या होगी, रिवर्स होगी, तो -6। अगर फर्स्ट की इनिशियल स्पीड +6 लोगे
तो बाउंस होकर रिबाउंड होकर वापस आ रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो फाइनल स्पीड क्या लेंगे, -6, राइट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं m मास हो गया 0.05, फाइनल स्पीड इज -6 माइनस इनिशियल स्पीड इज +6, ठीक है। सो -6 हो गया -12 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया 0.05 इंटू -12, राइट। सो अब आप देखो -12 इंटू 0.05 पॉइंट आप हटा लो तो 2 0 आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और 12 इंटू 5 क्या होता है, 60 होता है, ठीक है। और ये 05 12 इंटू 5 60 होगा, तो 60 लिख दिया डिवाइड बाय 100 माइनस का। सो 0 से 0 कैंसिल होगा, आंसर आएगा 0.6 आ रहा है, बट वो माइनस में आ रहा है। सो -0.6 -0.6 हम बोल सकते हैं। और इम्पल्स की यूनिट होती है kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इम्पल्स जो बॉल को मिला है दैट विल बी -0.6 kg मीटर पर सेकेंड। इम्पल्स का अमाउंट या मैग्नीट्यूड तो है 0.6, डायरेक्शन होगी माइनस, मतलब फर्स्ट बॉल को मिलेगा, माइनस का मतलब ये डायरेक्शन है, तो फर्स्ट बॉल को इम्पल्स मिलेगा अपोजिट टू, जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसके अपोजिट, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ सेकेंड मूविंग बॉल या इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर बॉल। फर्स्ट को मिलेगा सेकेंड की डायरेक्शन में इम्पल्स और सेकेंड को मिलेगा फर्स्ट की डायरेक्शन में इम्पल्स, राइट। सो फर्स्ट बॉल देखो आप रिबाउंड हो रही है, तो रिबाउंड ये डायरेक्शन आपने नेगेटिव ली थी, माइनस, इम्पल्स भी आपका माइनस में आ रहा है, तो फर्स्ट बॉल को इधर इम्पल्स मिलेगा, इधर मतलब ये सेकेंड बॉल की डायरेक्शन में है। सो एनी बॉल गेट इम्पल्स इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर बॉल एंड द वैल्यू ऑफ इम्पल्स इज 0.6 kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर? So, moving to next question. A shell of mass 0.020 kg is fired by a gun of mass 100 kg. If the muzzle speed of the shell is 80 meter per second, what is the recoil speed of the gun? आपको पता है, ये अब आपने पढ़ा है, recoil of the gun, ये भी मोमेंटम कंजर्वेशन में आपने पढ़ा, एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, कि जब भी किसी गन में से कोई बुलेट फायर होती है तो गन रिकॉइल करती है, गन किक बैक करती है अपोजिट डायरेक्शन। सो इसमें भी हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, तो P1 इक्वल्स टू P2। P1 इज इनिशियल मोमेंटम, गन और बुलेट दोनों इनिशियली रेस्ट में थे। P2 M, सपोज करें बुलेट का मास M है, बुलेट की स्पीड V है, प्लस रिमेनिंग गन का मास M है और गन की स्पीड V है। तो रिकॉइल ऑफ गन हम अगर निकालना है V, तो वो आएगा -mv अपॉन m, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो शेल, बुलेट यहाँ पे जो शेल दे रखा है आपको, उसका मास है 0.020, ठीक है, और उसकी स्पीड कितनी है 80, और गन का मास कितना है 100 kg गन का मास है। तो ये रिकॉइल ऑफ गन मिल जाएगा आपको। व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ गन? तो स्पीड ही पूछा है आपसे, डायरेक्शन पूछी नहीं है, स्पीड ही पूछी है, इसलिए अमाउंट निकाल लेंगे ओनली। तो आप निकाल सकते हो 0.020 है, तो 020 इंटू 80 डिवाइड बाय 100, एंड ये जो पॉइंट आपने कैंसिल किया है यहाँ से, उसका 1000 नीचे लिख देंगे अपन, ठीक है। तो 2 0 ऐसा आप कैंसिल कर सकते हो, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। 8 इंटू 2 16 होता है, 16 डिवाइड बाय 100 पे आ जाएगा, सॉरी 16 डिवाइड बाय 1000, तो 0.016 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो गन की जो स्पीड होगी वो तो बहुत कम होगी, बुलेट की स्पीड, शेल की स्पीड कितनी 80, तो गन जो रिकॉइल करेगी उसकी स्पीड क्या आ रही है 0.016 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये रिकॉइल ऑफ गन की स्पीड, गन की रिकॉइल स्पीड है गन की। Now moving to next question. A batsman deflects a ball by an angle of 45 degree without changing its initial speed, which is equals to 54 km per hour. What is the impulse imparted to the ball? Mass of the ball is 0.05 kg.
अगेन ये इम्पल्स का क्वेश्चन है कि बॉल आके बैट से स्ट्राइक करती है, बैट से हिट होती है और रिटर्न हो जाती है, अपने पाथ से रिटर्न होती है, डायरेक्शन आपको दे रखी है विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड, स्पीड में कोई चेंज नहीं है, विच इज़ इक्वल्स टू 54। तो बॉल की स्पीड निकालें, बॉल की स्पीड क्या है 54 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड, तो 54 इंटू मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो 18 से आप कैंसिल कर दोगे 3 टाइम्स, तो ये आंसर आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स बॉल की स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड है, गिवन था 54 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट किया तो आ गया 15 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो बॉल बैट्समैन डिफ्लेक्ट अ बॉल बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब आप देखो जो बॉल का जो मोशन है, बैट से टकराने के बाद बॉल किस डायरेक्शन में जाएगी उसके लिए आपको दे रखा है यहाँ पे, देखें आप, बॉल सपोज करें इस तरह से आ रही है, ये बॉल है, ठीक है। तो बॉल किस स्पीड से आई 15 मीटर पर सेकेंड से, ये स्पीड से आ रही है बॉल, टकराने के बाद कितने एंगल पे जाएगी 45 पर, तो ये एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। रिटर्न नहीं गई, सेम डायरेक्शन में भी जा सकती है, बट यहाँ पे सेम डायरेक्शन नहीं दिया है, 45 डिग्री पर रिफ्लेक्शन बताया है, 45 डिग्री पर स्ट्राइक होके जा रही है, ठीक है। सो बॉल का फाइनल मोमेंटम ये है, फाइनल डायरेक्शन बॉल का ये आएगा, मोमेंटम की डायरेक्शन ये रहेगी। स्पीड दोनों टाइम सेम है, पहले भी स्पीड क्या थी 15 मीटर पर सेकेंड और फाइनल स्पीड भी क्या है 15 मीटर पर सेकेंड, बट डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन क्या हो गई चेंज, 15 मीटर पर सेकेंड डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है। तो क्या हम मोमेंटम लिख सकते हैं इसका, मोमेंटम, हम मोमेंटम लिखना चाहते हैं इसका कि इनिशियल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम क्या है, और हम अगर चेंज इन मोमेंटम निकाल लेंगे दैट मीन्स हमने क्या निकाल लिया, इम्पल्स निकाल लिया, ठीक है। तो वैल्यू हम बाद में पुट कर लेंगे। बॉल का मास ले लेता हूं मैं m, बॉल की इनिशियल स्पीड ले लेता हूं u, फाइनल स्पीड ले लेता हूं v, ठीक है, एंगल है 45, राइट। तो जो वेलोसिटी वेक्टर है ये यहाँ पर 45 डिग्री पर है, 45 डिग्री पर वेलोसिटी वेक्टर है, तो क्या हम इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कर सकते हैं, तो कंपोनेंट्स करेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा। सबसे पहले मैं लिखूं बॉल का इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो बॉल का इनिशियल मोमेंटम, कंपोनेंट्स के लिए हम जो डायरेक्शन लेंगे वो डायरेक्शन हम इस तरह से लेंगे, ये डायरेक्शन ले लो आई कैप, ये डायरेक्शन ले लो माइनस आई कैप, ये डायरेक्शन हो जाएगी जे कैप और ये डायरेक्शन हो जाएगी माइनस जे कैप। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम डायरेक्शन के साथ लिख सकते हैं। सो इनिशियली बॉल ऐसे आती है, मतलब आई कैप डायरेक्शन में, तो P1 की वैल्यू हो जाएगी mu इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस और आई डायरेक्शन जो मैंने यहाँ पे शो की है, इट इज इनिशियल मोमेंटम। फाइनली मोमेंटम होगा P2, इसको कैसे निकालेंगे वो देखो हम। तो क्या इस v के, क्या इस वेलोसिटी के कंपोनेंट कर सकते हैं हम, एक कंपोनेंट इधर आएगा, बैट से टकराने के बाद एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो v है हमारे पास 15, वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे। कंपोनेंट देखो आप 45 डिग्री का एंगल है, तो इधर वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा v cos 45 और दूसरा कंपोनेंट होगा v sin 45, ठीक है। हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट कर दी क्योंकि वेलोसिटी 45 डिग्री पर थी हमारे पास, ये वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी v थी, तो इसके हमने क्या किए कंपोनेंट्स कर दिए। इधर आ जाएगा v cos 45 इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन हो गई माइनस आई कैप, और v sin 45 होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये होगी माइनस जे कैप, ठीक है। और वेलोसिटी को अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मैं इजीली मोमेंटम लिख सकता हूँ, राइट। सो वेलोसिटी अगर मैं वेक्टर लिखूँ, वेलोसिटी वेक्टर को मैं पहले लिखना चाहूँगा। वेलोसिटी ये वेक्टर था, इसके दो पार्ट हो गए, आई डायरेक्शन में और जे डायरेक्शन में। तो मुझे P2 लिखने से पहले अब मुझे V2 लिखना पड़ेगा, तो V लिखना पड़ेगा, V2 मतलब फाइनल स्पीड लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक कंपोनेंट तो v cos 45 हो गया, कौन सी डायरेक्शन में, माइनस आई कैप डायरेक्शन में। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो मैंने लिख दिया v/√2, डायरेक्शन बोलो माइनस आई कैप, ठीक है। तो माइनस आई कैप ये डायरेक्शन लिख दिया, एक कंपोनेंट हो गया v/√2 इन द डायरेक्शन माइनस आई कैप। एक कंपोनेंट होगा v/√2, sin 45 की वैल्यू भी तो 1/√2 होती है,
तो v बाय रूट टू इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस जे कैप, सो v बाय रूट टू इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस जे कैप। ठीक है, तो ये वेलोसिटी है, m से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मोमेंटम भी मिल जाएगा, तो p2 इक्वल्स टू mv, और ये वेलोसिटी वेक्टर है आपका। मेन इंपॉर्टेंट आपका कंपोनेंट वेलोसिटी वेक्टर लिखना था, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट्स एंड फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, तो वेलोसिटी फाइनल लिख दिया तो p2 भी निकल जाएगा। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। तो इम्पल्स कैसे निकलता है, इम्पल्स आएगा I इक्वल्स टू डेल्टा पी, डेल्टा पी मीन्स p2 माइनस p1। चेंज इन मोमेंटम हमें फाइंड करना है, तो उसी को इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स इक्वल्स टू I p2 माइनस p1, तो p2 इक्वल्स टू mv होगा और v की वैल्यू ये रही, और p1 इक्वल्स टू mu1 होगा और u1 की वैल्यू या u की वैल्यू ये रही। तो ये तो p1 मैंने लिख ही दिया, p2 में ये v2 से ये v की वैल्यू है, इसमें मास मल्टीप्लाई करेंगे तो p2 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं। अब चेंज इन मोमेंटम निकालें, नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ मैं। I इक्वल्स टू mv माइनस mu, ये लेना है। ठीक है, तो m हो गया मास, v की वैल्यू आपने लिखी v बाय रूट टू आई कैप एंड v बाय रूट टू जे कैप, माइनस m मास, एंड इनिशियल स्पीड क्या थी, बॉल बैट पर जा रही है इस तरह से, तो v वैल्यू ले ली उसकी v, और डायरेक्शन क्या है, आई कैप है। ठीक है, वैल्यू तो ओवरऑल सेम ही है, v लें चाहे u लें, वैल्यू 15 है, स्पीड में कोई चेंज नहीं है। तो मैं यहाँ पर u की जगह, यहाँ पे u लिखा है, इसी को v लिख सकते हैं। ये भी v है, ये u है और ये v है, दोनों आपका वैल्यू वाइज सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है बट वैल्यू वाइज सेम है। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं v m v आई कैप, ये इनिशियल मोमेंटम है, और फाइनली भी इसका मोमेंटम mv होगा बट डायरेक्शन अलग है, इसलिए उसके कंपोनेंट्स करके वेक्टर फॉर्म में लिखा हमने। ठीक है, तो आप देखो आगे, आगे वैल्यू हमारे पास, ये हम सॉल्व करते हैं इसको, तो ये फर्स्ट आएगा माइनस mv रूट टू आई कैप, mv बाय रूट टू आई कैप, वो एक आई कैप और है, उसको मैं लिख देता हूँ माइनस mv आई कैप, और ये आएगा माइनस mv बाय रूट टू जे कैप। ठीक है, अब v की वैल्यू हम पुट कर लेंगे और मास की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो बॉल का मास कितना था, बॉल का मास कितना गिवन है, 0.15 kg, और वेलोसिटी कितनी है, वो है 15। जो भी v हम यूज़ कर रहे हैं, बॉल की स्पीड स्ट्राइक होने से पहले ही 15 थी, स्ट्राइक होने के बाद भी 15 है, तो जहाँ भी स्पीड यूज़ करेंगे 15 यूज़ करेंगे। मास क्या यूज़ करेंगे, 0.015। ठीक है, तो देखो सॉल्व करें इसको। m तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, चलो m मैं एक बार कॉमन ले लेता हूँ, मुझे वैल्यू m कॉमन ले लिया मैंने, तो माइनस 15 बाय रूट टू, फिर मास कॉमन हो गया माइनस 15, आई कैप में यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, m भी कॉमन ले लिया, आई कैप भी कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पर माइनस m 15 बाय रूट टू जे कैप। ठीक है, तो ये इम्पल्स की वैल्यू है, इम्पल्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये इम्पल्स आ गया। तो ये इम्पल्स वेक्टर फॉर्म में तो लिख दिया मैंने, बट मुझे इम्पल्स चाहिए मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो अब यहाँ पर इम्पल्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ मैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको पता है कि हमें क्या करना पड़ता है, ये वेक्टर का, ये आपका आई का कॉम्पोनेंट है और ये आपका जे का कॉम्पोनेंट है। तो आई और जे के जो मल्टीपल्स हैं, कॉम्पोनेंट्स में जो मल्टीपल्स होते हैं, आई का मल्टीपल, ये जे का मल्टीपल, इसका हम क्या करें, मल्टीपल्स का स्क्वायर करके, ऐड करके अंडर रूट में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस मल्टीपल का स्क्वायर करें अगर, तो आप देखो उसको सॉल्व कर सकते हैं माइनस के साथ, m 15 बाय रूट टू, m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, m की वैल्यू 0.15 है, मास और ले लेता हूँ उसमें ताकि आप इम्पल्स इजीली कैलकुलेट कर सकूँ। मास हो गया आपका 0.015, बॉल का मास कितना दे रखा था, 0.15 है, 0.15, मास ऑफ द बॉल इज 0.15 kg एंड 15 रूट टू माइनस 15 आई कैप। तो यहाँ पर हम सॉल्व करें इसको, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम रूट टू एलसीएम ले सकते हैं,
फिर -15 एंड -15 √2, ये हो गया आई कैप। अगेन -0.15 इंटू 15/√2 जे कैप। ठीक है, अब इम्पल्स का मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं इम्पल्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मल्टीपल्स का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, इम्पल्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड लेके सॉल्व करोगे आप इसको तो वैल्यू आपको मिल जाती है 4.2 kg/s। आई की वैल्यू निकालनी है, अंडर रूट ऑफ दिस मल्टीपल स्क्वायर प्लस दिस इज मल्टीपल, इसका भी स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट निकालोगे तो वैल्यू आएगी 4.2 kg/s। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 15 कॉमन लेके 1/ये √2 की वैल्यू पुट कर सकते हो 1.4, और यहाँ भी सॉल्व कर सकते हो आप। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। आंसर में लिख दिया है 4.2 kg/s। राइट। सो अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट 5.21, अ स्टोन ऑफ मास 0.25 kg टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इज whirled around a circle of radius 1.5 meter with a speed of 40 revolution per minute in horizontal plane. What is the tension in the string? What is the maximum speed with which the stone can be whirled around if the string can withstand a maximum tension of 200 Newton? So दो पार्ट्स में पूछा है। पहली बात तो आपसे पूछा है टेंशन इन द स्ट्रिंग, और स्टोन ऑफ मास 0.2 के टाइड द स्ट्रिंग on a circle of radius with a speed of 40 revolution per minute in a horizontal plane। पहली बात आप ध्यान रखना, एक तो होता है स्टोन को स्ट्रिंग से अटैच करके वर्टिकल प्लेन में सर्कुलेट कराना, एक होता है स्टोन को अटैच करके स्ट्रिंग से हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलेट कराना। तो आप समझते हो कि जब वर्टिकल प्लेन में आप सर्कुलेट कराओगे तो mg एक्ट होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में mg यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, हम देखें मास कितना दे दिया, मास दे दिया 0.25 kg। ठीक, स्ट्रिंग की रेडियस कितनी दे दी 1.5 मीटर, स्पीड क्या दिया है 40 रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, फ्रीक्वेंसी है 40 रिवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम पर मिनट अगर 40 है तो पर सेकंड क्या होगा 60 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये आरपीएस आ जाएगा, रिवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, तो n अगर आपके पास है, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। n अगर आपके पास है तो ओमेगा हम निकाल सकते हैं, ओमेगा होता है 2πn, n की वैल्यू रख देता हूं तो ओमेगा हो जाएगा 4π/3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो आपसे पूछा है फर्स्ट केस में व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अगर कोई मास स्ट्रिंग से अटैच होकर सर्कुलेट होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, कोई भी मास स्ट्रिंग से अटैच होकर अगर सर्कुलेट होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो जो टेंशन आती है स्ट्रिंग में, दिस टेंशन प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आपको पता है, दिस टेंशन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, और इन टर्म्स ऑफ ओमेगा लिखें तो t की वैल्यू हो जाएगी m²r। राइट, तो m की वैल्यू गिवन है 0.25, ओमेगा की वैल्यू आपने लिखी 4π/3 और रेडियस गिवन है 1.5, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। t की वैल्यू m दे दिया 0.25 मतलब 1/4, m ओमेगा दे दिया 4π/3, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करना है मतलब 16π²/9। ठीक है, 4π/3 का स्क्वायर 16π²/9 एंड रेडियस इज 1.5, तो 1.5 को मैं लिख सकता हूँ 3/2। राइट, 3/2, तो ये 4 × 2 8 होता है, 8 से 16 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, 3 से आप 9 कैंसिल कर दो 3 टाइम्स, तो ये आंसर आ गया 2/3 π²। टी की वैल्यू आ गई 2/3 π²।
और पाई स्क्वायर की अप्रॉक्स वैल्यू होती है 10। पाई मतलब 3.14 इंटू 3.14 अप्रॉक्सीमेटली 10 होती है। तो टी की एग्जैक्ट तो नहीं निकाल रहे, हम अप्रॉक्स निकाल रहे हैं, बिकॉज पाई स्क्वायर की अप्रॉक्स वैल्यू रख रहे हैं 10। 10 इंटू 2 20 होगा, 20/3। सो द टेंशन इन द स्ट्रिंग at the time when stone is revolving 40 revolution per minute, the tension is 20/3. 20/3 means 6.66 Newton, right? So this is the tension in first case. अब आपसे पूछा what is the maximum speed with which the stone can be whirled around the string can withstand a maximum tension of 200 Newton. अब ये टेंशन कितनी है? 6.66, अप्रॉक्सीमेटली 6.67 न्यूटन आप मान लो। स्ट्रिंग में मैक्सिमम टेंशन क्या हो सकती है? वो है 200 न्यूटन। मतलब 200 से मैक्सिमम टेंशन है, इससे ज़्यादा टेंशन देंगे तो स्ट्रिंग टूट जाएगी, तो सर्कुलर मोशन बंद हो जाएगा। बट मैक्सिमम टेंशन जो स्ट्रिंग बियर कर सकती है, उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कह लो, दैट इज़ 200। तो जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगी तो स्टोन की जो स्पीड होगी वो भी मैक्सिमम होगी। तो वो मैक्सिमम स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला हमें पता है, T इक्वल्स टू क्या है? mv²/r। हमें पूछा है, अब T हम रखेंगे मैक्सिमम, तो V भी क्या आ जाएगा? मैक्सिमम। V मैक्स आएगा ²/r, ठीक है। तो T मैक्स कितना रखना है? 200। मास कितना है? 1/4। V मैक्स हमें निकालना है, और रेडियस कितना है? वो है 1.5 मीन्स 3/2। 1.5 लिख देता हूँ, चलो। तो 1.5 इंटू 4 कितना होता है? 6। तो वी मैक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगा, ये हो गया 6 इंटू 2 1200, ठीक है। तो वी मैक्स की वैल्यू आ गई √1200। वी मैक्स की वैल्यू, वी मैक्स आपको चाहिए, दैट विल बी √1200। तो ये हम निकालें तो हम इजीली निकाल सकते हैं। √1200 तो 34.6 मीटर पर सेकेंड, ये है उसकी मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। तो इन दिस केस मैक्सिमम स्पीड क्या आएगी? 34.6, जब स्ट्रिंग अपने मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ पर होगी तब, राइट। सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 5.22 in the exercise 5.21 last question so connected है, the speed of a stone is increased beyond the maximum permissible value। तो maximum permissible value हमने निकाली, वो थी 35 समथिंग। टेंशन रखा 200, तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू आई वो है 30 √1200 निकाला था हमने, तो आई 34.6 आई थी, तो अप्रॉक्स 35 हम ले लें। तो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू स्टोन को घुमाने की वो है 35, ठीक है, या 34.6। अगर हम उससे भी ज़्यादा स्पीड लेते हैं, द स्ट्रिंग ब्रेक सडनली, तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द ट्रेजेक्टरी ऑफ द स्टोन आफ्टर द स्ट्रिंग ब्रेक्स। स्ट्रिंग का ब्रेक होना, अगर आप स्ट्रिंग को ब्रेक कर देते हो, ब्रेक हो जाती है स्ट्रिंग, तब वो स्ट्रिंग जो स्टोन होगा वो उसका पाथ कैसा होगा, उसका ट्रेजेक्टरी कैसा होगा, वो पूछा है। ये सिंपल सा प्रैक्टिकल आप खुद भी कर सकते हो। किसी भी छोटे से ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग से बांधकर हम अगर घुमाते हैं, सर्कुलर मोशन करा रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे, तो स्ट्रिंग यहाँ तो कह रहा है स्ट्रिंग ब्रेक हो गई, तब ब्रेक ना करके आप उस स्ट्रिंग को छोड़ दो अपने हाथ से, घुमाते घुमाते आप उसको हाथ छोड़ दो। आप स्ट्रिंग को छोड़ोगे, इसने ब्रेक कर लिया, आपने स्ट्रिंग को छोड़ दिया, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो स्टोन अगर हम घुमा रहे हैं सर्कुलर पाथ पे और हमने स्ट्रिंग को छोड़ दिया, तो स्टोन जिस पोजीशन पे होगा वो वहाँ से अपने पाथ, अपनी स्पीड या अपनी वेलोसिटी से स्ट्रेट चला जाएगा, उसके टेंजेंशियल स्पीड जो होती है उसके अकॉर्डिंग वो मूव कर जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें ऑप्शन देखें, फर्स्ट ऑप्शन दिया स्टोन मूव्स रेडियली आउटवर्ड्स। अचानक स्ट्रिंग ब्रेक होगी तो रेडियली आउटवर्ड्स का क्या मतलब हुआ? तो मतलब इससे पहले तो क्वेश्चन का आप मतलब समझें कि जो स्ट्रिंग आपको दे रखी है, यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, देखो ये स्ट्रिंग है और ये स्टोन है यहाँ पर, ठीक है। तो मूवमेंट कैसा है इसका? ऐसे, ये सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहा है, ये आ गया सेंटर और ये होती है रेडियस अचानक, और ये जैसे घूम रही है यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होगी? ये इसकी स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, ठीक है। अचानक स्ट्रिंग ब्रेक होगी तो ये रेडियली आउटवर्ड्स का मतलब होता है इस तरफ बाहर निकलना। रेडियली आउटवर्ड्स मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये टूटते ही इस तरह से बाहर जाएगा,
ये पॉसिबल नहीं है। सेकेंड, द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द इंस्टेंट द स्ट्रिंग ब्रेक्स। फ्लाइज ऑफ, जैसे आप स्ट्रिंग यहाँ से ब्रेक होगी तो स्ट्रिंग के ब्रेक होते ही यहाँ पर स्ट्रिंग ब्रेक होगी, जैसे हमने कट कर दिया वैसे, तो ये इसकी स्पीड, वेलोसिटी स्पीड ये वाली है, तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। तो जैसे ये स्ट्रिंग कट होती है तो स्टोन अपनी स्पीड की डायरेक्शन में, मतलब अलोंग द टेंजेंट मूव करता है। ठीक है, तो स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द इंस्टेंट, ये ऑप्शन करेक्ट है, ये तो रॉन्ग है ही सही। नाउ थर्ड ऑप्शन, द स्टोन फ्लाइज ऑफ एट द एंगल विद द टेंजेंट हुज मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। बट यहाँ पर ये केस नहीं बैठेगा, स्टोन फ्लाइज ऑफ एंगल पे नहीं करेगा, वो तो टेंजेंट के अलॉन्ग ही करेगा, क्योंकि उसकी स्पीड v जो है उसको उसी डायरेक्शन में लेके जाएगी, किसी एंगल पे लेके नहीं जाएगी। तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 5.21। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन व्हाई अ हॉर्स कैन नॉट पुल अ कार्ट एंड रन इन एम्प्टी स्पेस। ठीक है, अब ये जो पहला कुछ आपको एक्सप्लेनेशन मांगे यहाँ पर, तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा है लॉज ऑफ मोशन में, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम में आपने पढ़ा है कि हॉर्स और कार्ट का क्या होता है, ये ग्राउंड पर सरफेस, ग्राउंड सरफेस पर एज एन एक्शन ग्राउंड को पुल करते हैं, पुश करते हैं, और ग्राउंड उनको रिएक्ट करता है, ग्राउंड उनको पुश करता है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हॉर्स का चलना या किसी भी वॉकिंग का एग्जाम्पल ले लें हम, वॉकिंग हो चाहे हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम हो, ये एग्जाम्पल्स है किसके, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। तो एनसीईआरटी में सबने हॉर्स और कार्ट की प्रॉब्लम देखी होगी। हॉर्स अपने लेग से, अपने जो लेग से क्या करता है, ग्राउंड पर एक्शन देता है, एक्शन फोर्स लगाता है, ग्राउंड उसको रिएक्ट करती है, और उसके रिएक्शन फोर्स की वजह से ही वो हॉर्स आगे की तरफ मूव करता है, और कार्ट उससे अटैच होती है, तो उस चक्कर में कार्ट भी उसके आगे आगे मूव हो जाती है इन द डायरेक्शन ऑफ हॉर्स। ठीक है, तो हॉर्स जहाँ मूव कर रहा है वहीं कार्ट भी मूव करती है, बट एम्प्टी स्पेस में कैसा पॉसिबल होगा, इन द एम्प्टी स्पेस देयर इज नो ग्राउंड सरफेस, सो देर इज़ नो सरफेस फॉर एनी एक्शन। तो जब सरफेस नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा, तो सरफेस से रिएक्शन कहाँ से मिलेगा, तो रिएक्शन नहीं मिलेगा तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। सेकंड देखो, पैसेंजर्स आर थ्रोन फॉरवर्ड फ्रॉम देयर सीट्स व्हेन अ स्पीडिंग बस स्टॉप सडनली। स्पीडिंग बस, बहुत ज़्यादा स्पीड से बस चल रही है, सडनली अगर वो स्टॉप हो जाती है तो जो भी पैसेंजर्स है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा है, इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है ये, बिकॉज हमारी बॉडी मूविंग थी, बस ने सडनली ब्रेक्स लगा लिए, बस सडनली स्टॉप हो गई, तो आपकी बॉडी कंटिन्यूसली मूविंग ही रहना चाहती है, इसलिए आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स फील होता है। ठीक है, सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी होता है, आपने पढ़ा है, अगर बस रेस्ट में आप बैठे हो, सडनली बस स्टार्ट हो जाएगी, आगे की तरफ मूव करेगी, तो आपको आपकी सीट पर पीछे की तरफ फोर्स लगेगा। सो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इट इज एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। नाउ थर्ड, इट इज ईजियर टू पुल लॉन मूवर देन टू पुश। पुशिंग और पुलिंग का एग्जाम्पल आपसे पूछा है, विच इज मोर ईजियर, इसने कहा ईजियर टू पुल, मतलब पुल को, लोन में जो लोन मूवर है उसको पुल करना ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू पुश। ये आपको फ्रिक्शन में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मैं आपको बता सकता हूँ। देखो पुश और पुल में क्या इजी होता है, ये सपोज करें ब्लॉक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो ये केस हो गया पुश का। ठीक है, और सिमिलर कंडीशंस आपको सेम रखनी है, पुलिंग करनी है। अब यहाँ पर हम पुल कर रहे हैं तो सारी चीज़ें, सारे कांस्टेंट, सारे पैरामीटर सेम रहेंगे, बट क्या चेंज होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पुश के टाइम पर अगर आप पुश करते हो किसी ऑब्जेक्ट को, फोर्स लगाओगे टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, ऑन द ऑब्जेक्ट, और जब आप किसी को पुल करते हो तो फोर्स लगाओगे अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये दोनों केस होंगे पुशिंग और पुलिंग के। तो क्या ईजी है वो देखते हैं हम, क्या ईजी होगा। सरफेस तो है ही हमारे पास, अब ये एफ लगा दिया, सपोज करें थीटा एंगल पे, पुलिंग के लिए भी एफ लगाया आपने कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे। ठीक है, तो एफ का इधर कंपोनेंट जो उसको पुश करेगा वो तो होता है एफ कॉस थीटा, और एफ का कंपोनेंट जो एफ का एक कंपोनेंट बॉडी के ऊपर लगेगा, पुशिंग के केस में वो आता है एफ साइन थीटा। मतलब हमें कंपोनेंट्स करने हैं फोर्स के, पुशिंग और पुलिंग वाले। अब यहाँ पे जब पुल कर रहे हैं तो जो बॉडी को पुल करेगा वो कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा,
और दूसरा कंपोनेंट जो बॉडी पर लगेगा वो आएगा F sin थीटा। इन द केस ऑफ पुश, बिकॉज हम फोर्स लगा रहे हैं बॉडी पर, तो ये वाला कंपोनेंट भी बॉडी पर लगेगा। इन द केस ऑफ पुल हम फोर्स लगाते हैं अवे फ्रॉम द बॉडी, तो ये कंपोनेंट भी आपका F sin थीटा अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा। ठीक है। दूसरा देखो आप, बॉडी का वेट होता है W, सेम बॉडी लेनी है, बॉडी का वेट क्या है W। बॉडी सेम है, सरफेस सेम है, एवरीथिंग ईच एंड एवरी जो पैरामीटर है वो सेम है यहाँ पर, क्योंकि हमें बस ये आपको कंपैरिजन करना है कि पुश करना है पुल करना, दोनों में से कौन ईजी है, तो बाकी पैरामीटर्स हम कांस्टेंट रखेंगे, सेम रखेंगे। ठीक है। अब बताओ यहाँ पर पुशिंग के केस में ग्राउंड कितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देगी इस ऑब्जेक्ट को। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू ये होती है n हो गया, n1 ले लेता हूँ। इसमें भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो आएगा वो आएगा n2 ले लेता हूँ। ठीक है। तो n1 अपवर्ड है, W और F sin थीटा दोनों डाउनवर्ड्स हैं, तो n1 की वैल्यू आएगी W प्लस F sin थीटा। इसमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालें। इन द केस ऑफ पुल n2 है, n2 और F sin थीटा दोनों अपवर्ड है और W डाउनवर्ड्स हैं, तो फोर्सेस तो इक्वल अपोजिट बैलेंस कर रहे हैं। n2 प्लस F sin थीटा इक्वल्स टू W। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n2? n2 इज W माइनस F sin थीटा। अब आप सोच रहे होंगे मैं n क्यों निकाल रहा हूँ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हम क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज आपने पढ़ा है कि जो सरफेस है इस ब्लॉक को पुश करो चाहे पुल, सरफेस इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन लगाएगी, और फ्रिक्शन की वैल्यू होती है आपको पता है F इक्वल्स टू म्यू n। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट सेम होगा बिकॉज सरफेस सेम है, बॉडी सेम है। ठीक है। फ्रिक्शन डिपेंड करता है n पर। नाउ n1, वैल्यू ऑफ n1 इज W प्लस F sin थीटा एंड वैल्यू ऑफ n2 इज W माइनस F sin थीटा। तो n1 और n2 की वैल्यू को अगर हम ध्यान से देखें तो n1 ज़्यादा है कि n2 ज़्यादा है? ध्यान से देखो, n1 क्या है W प्लस F sin थीटा और n2 क्या है W माइनस F sin थीटा। सो n1 इज ग्रेटर देन n2। अब n1 ज़्यादा है तो फर्स्ट केस में जो फ्रिक्शन लगेगा जब आप पुश करोगे, फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में, ये है F1 है। F1 इक्वल्स टू होता है म्यू n1। इस केस में जब आप पुल करके ले जाओगे तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, ये आएगा F2 और F2 की वैल्यू होगी म्यू n2। ठीक है। तो F1 की वैल्यू म्यू n1, F2 की वैल्यू म्यू n2। अब आपको पता है कि n1 इज ग्रेटर देन n2, बिकॉज n1 इज ग्रेटर देन n2, दैट्स वाई F1 इज ग्रेटर देन F2। फ्रिक्शन इन केस ऑफ पुश ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन इन केस ऑफ पुल कम होगा। फ्रिक्शन कम होगा मतलब इन केस ऑफ पुल अपोज कम मिलेगा, तो अपोज कम मिलेगा, अपोज यहाँ पर कम मिलेगा। तो किस में अपोज ज़्यादा होगा? फर्स्ट केस में। फ्रिक्शन कहाँ कम है? सेकेंड केस में, मतलब पुल के केस में। पुल के केस में फ्रिक्शन कम है, अपोज कम है, अगेंस्ट में आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ईजी क्या होगा? फ्रिक्शन। तो ये आपके लिए ईजी है पुल करना एज कंपेयर टू पुश। ईजी क्यों है? बिकॉज फ्रिक्शन यहाँ पर कम है, अपोज यहाँ पर कम है, दैट्स वाई पुलिंग इज ईजियर देन पुशिंग। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा पॉइंट एक। तो इट इज़ ईजियर टू पुल। ठीक है, पुल करना ईजी है देन पुश। डी देखो, अ क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड्स बैकवर्ड वाइल होल्डिंग अ कैच। आपने सबने देखा होगा कैच करते टाइम क्रिकेटर क्या करता है, अपने हैंड्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा से ड्रॉ कर लेगा, हैंड्स को ड्रॉ कर लेता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। तो मूव करेगा या ड्रॉ करेगा हिज हैंड्स इन बैकवर्ड वाइल कैचिंग या होल्डिंग अ कैच या कैचिंग अ बॉल। ठीक है। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर वो देखना आप। इसका कॉन्सेप्ट है इम्पल्स का। बॉल हैंड्स में आके स्टॉप होने वाली है, रेस्ट में आने वाली है, तो बॉल की जो स्पीड है, जो भी स्पीड से बॉल आएगी हाथ में आने के बाद वो रुक जाएगी। दैट मीन्स चेंज इन मोमेंटम इज कांस्टेंट। बॉल आ रही सपोज कर 100 की स्पीड से, हाथ में आने के बाद फाइनल स्पीड इसकी 0 है। बॉल का मास जो है ही, स्पीड जो है बॉल की जो कैच कर रहे हो वो भी ठीक है, और रुक जाएगी बॉल हाथ में आके तो वेलोसिटी हो जाएगी 0। सो दैट मीन्स चेंज इन मोमेंटम इज कांस्टेंट, राइट? चेंज इन मोमेंटम इज कांस्टेंट। अब इम्पल्स का दूसरा फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। दैट मीन्स इम्पल्स कांस्टेंट है, चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट है,
तो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट है। तो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, दैट मीन्स फोर्स और टाइम में जो रिलेशन होगा वो इनवर्स का होगा। F इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन टाइम। सो कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम यहाँ पर जो आएगा इट इज कॉन्टेक्ट टाइम। बॉल जब हाथ में आके कैच होगी तो हाथ से जो उसका कॉन्टेक्ट है उस टाइम, ये जो डेल्टा टी है इट इज टाइम इंटरवल वाइल कैचिंग अ बॉल। ठीक है, ये टाइम इंटरवल है जब ये मोमेंटम में चेंज आना है, उसका टाइम भी कह सकते हैं। तो बॉल को तो रुकना ही है। एनी हाउ अगर हम टाइम को बढ़ा लें तो बॉल से जो हाथ पर लगने वाला फोर्स है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। एनी हाउ अगर हम टाइम को इंक्रीज करें, बिकॉज बॉल को फाइनली रुकना तो है ही, बॉल का जो मोमेंटम में चेंज है वो कांस्टेंट है, और ये जो इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम का प्रोडक्ट है। फोर्स और टाइम दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अगर हम टाइम बढ़ाएंगे तो फोर्स कम लगेगा, और अगर हम टाइम कम करेंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो हैंड्स को बैकवर्ड पुल करके वो टाइम को इंक्रीज करता है। प्लेयर क्या करता है, हैंड्स को पीछे खींचकर बॉल को रुकने का टाइम को इंक्रीज करता है, और बॉल के रुकने का टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स जो बॉल हाथ पर लगाएगी वो फोर्स आपके हाथ पर कम लगेगा। ठीक है, सडनली आप किसी बॉल, मूविंग बॉल को अगर आप बीच में हाथ डाल के रोक देते हो तो आपका हाथ ज़्यादा हर्ट होगा एज़ कम्पेयर टू जब आप कैच करते हो। कैचिंग की पोजीशन ले लो, अपने हाथ को पीछे खींच लो, टाइम को बढ़ा लो और हाथ पर लगने वाला फोर्स आप कम कर सकते हो। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट इसका।